अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 3 मार्च 2023। विषय है जीवन शैली से ही संकट में जीवन। जीवन शैली से ही संकट में जीवन। यह आलेख लिखे हैं अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, जो वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। यह तो तय है कि अगर प्रकृति को बचाना हो और पर्यावरण की रक्षा करनी हो तो सबसे पहला और बड़ा कदम अपनी जीवन शैली दुरुस्त करने का ही होना चाहिए। आज जिस तरह तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और फरवरी अप्रैल जैसा दिखने लगा हो और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के उत्सर्जन दर में कमी न दिखती हो, वायु प्रदूषण, जल संकट व वनों के हालात अगर गंभीर हो रहे हों तो कारणों को ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। स्पष्ट है कि इन सब पर मनुष्य की जीवन शैली का दुष्प्रभाव पड़ा है। यह मात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस यही दोहरा रहे हैं कि शायद हमें अब अपने विकास के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य विलासी जीवन शैली है। शुरू में हम आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का दोहन करते थे। अगर इस मंत्र का फिर से जपें तो शायद हमारी वापसी की संभावनाएं बन सकती हैं। अन्यथा 2100 के अंत तक हम सब कुछ खो देंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें अपनी जीवन शैली से पर्यावरण को जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि अनुकूल जीवन शैली ही वातावरण को अनुकूल बना सकेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि मात्र नीति के स्तर पर कुछ भी संभव नहीं है, बल्कि बड़ी ज़रूरत है कि सभी लोग अगर प्रकृति के प्रति समान दृष्टि रखेंगे और उसको संयोजन का काम करेंगे, तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा कि हम फिर सरल जीवन शैली का आह्वान करें। हम पृथ्वी पर संसाधनों का समझदारी से प्रयोग करें। भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां विभिन्न तरह के संस्कार शुरुआती दौर से ही प्रकृति के संरक्षण के साथ जोड़कर देखे जाते हैं, जहां नदी, हवा, मिट्टी, पानी को देवतुल्य माना गया है। इनकी पूजा की जाती है। इनका संरक्षण हमारी पौराणिक परंपराओं का हिस्सा रहा है। यहाँ जीवन को महत्व देते हुए संसाधनों के सही उपयोग का शास्त्रों में वर्णन रहा है। हम चाहे जितने दावे कर लें, सच यही है कि हम आज भी वनों को लेकर अपने को सुरक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि वनों का क्षेत्र में देश में भले बढ़ रहा हो, लेकिन वनों की प्रजाति को लेकर अब भी सवाल खड़े हैं। वन विभाग कितना प्रकृति के प्रति इस समझ को रखता है कि कौन से वृक्ष लगाए जाने चाहिए। अगर उत्तर भारत में सागौन के वनों का रोपण होता हो और चीड़ का बढ़ता प्रतिशत हिमालय के स्थानीय वनों को लील लेता हो, तो वनों की यह बढ़त बेहतर दर्जे में नहीं रखी जा सकती है। देश वनों के मिशन पर तो जुटा है, लेकिन वन्य प्रजातियों की समझ अभी कमज़ोर है। हवा, मिट्टी, पानी से वन एक लगाव रखते हैं और एक संतुलन बनाते हैं। इसलिए प्रजातियों के चयन का बड़ा सवाल हमारे सामने बना हुआ है। इन वनों की कृपा से मिट्टी बनती है जिसमें हम पनपते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी आदि तमाम नदियाँ मिट्टी को ढोती हैं जिसमें अन्न पनपता है। आज हमने इस मिट्टी को
दरकिनार कर रासायनिक खादों का पुरजोर प्रयोग कर दिया है। ऐसी जीवन शैली जीवन को संकट में डालती ही है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हैं जहां पर रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग होता है। विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढांचागत विकास है। लंबी चौड़ी सड़कें हैं, उन पर ढेर सारी गाड़ियों की आवाजाही को हमने विकास का सूचक माना है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि हमारे ढांचागत विकास के कार्य पारिस्थितिकी से जुड़े नहीं हैं। अपने देश में भी इस तरह के विकास से प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या ने हमारे उन तमाम प्रयोगों को असफल कर दिया है जो हम प्रदूषण से बचने के लिए करते हैं। हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल की कल्पना में लगे हैं, लेकिन इथेनॉल एक आधार कहाँ से और कैसे होंगे, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं। हम दुनिया में उन देशों में से एक हैं जहां 60 से 70% निर्भरता अभी भी जैविक ऊर्जा पर है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इसको घटाना है, जिसकी कोशिशें जारी हैं। आज भी 6.7 गीगावाट उत्पादन परमाणु ऊर्जा से हो रहा है। हमारी 166 गीगावाट बिजली नवीकरण स्रोतों यानी सोलर आदि से प्राप्त हो रही है। हम इस ओर तो लगे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली को बदल दिया है। हमने एक तरह से आरामदेह जीवन को लक्ष्य बना लिया है और उसे ही विकास का सूचक मानते हैं। यह आने वाले समय में हमको भारी पड़ने वाला है। आज चाहे वह गांव हो या शहर, किसी न किसी रूप में पर्यावरण क्षति की चपेट में आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कूड़ा कचरा अब देश के गांवों में भी उतनी ही मात्रा में दिखाई देता है जितना शहरों में। यह भी मान लेना चाहिए कि गांव में किसी भी तरह का बढ़ता प्रदूषण ज़्यादा भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि नदियां, जंगल, मिट्टी गांव और उसके चारों तरफ के वनों की ही देन है। गांव यदि किन्हीं कारणों से प्रकृति के प्रति असुरक्षित हुए तो इसका सीधा और बड़ा असर सारी दुनिया पर पड़ेगा और अपने देश पर खास तौर से इसलिए आज आवश्यक हो चुका है कि हम गांव से दो बातें बड़ी गंभीरता से सीख सकते हैं, जिनकी अपनी सरल जीवन शैली के अलावा संसाधनों पर एक सुरक्षित निर्भरता है। उनके भोजन से लेकर पानी और हवा सबकी निर्भरता स्थानीय तरीके से ही तय होती है। इन्हीं 6.5 लाख गांवों से देश के पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। यह चिंतन आज का सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होना चाहिए। मात्र नारों से हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकारों की भी एक सीमा होती है और उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे देश को स्वच्छ और साफ रखें। देश के सभी लोगों को, जिन्हें जीवन का लालच है, इस रूप में भी आगे आना चाहिए कि वे प्रकृति को भोगने के वाले जीव हैं। इसलिए उनको भी बहुत गंभीरता के साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए खड़ा होना होगा। तभी हम बढ़ते तापमान और जलवायु संकट की चुनौतियों का समाधान कर सकेंगे। अगला विषय है भ्रष्टाचार पर लगाम। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के देशों के विभिन्न सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक चल रही है। इसमें समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 10 एसोसिएट DSON तथा 9 संगठनों के लोग शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य भ्रष्टाचार की रोकथाम और सार्वजनिक
धन को अवैध तरीके से देशों की सीमा से बाहर ले जाने से रोकने के उपायों पर विचार करना है। वर्ष 2010 में स्थापित हुए इस कार्यसमूह ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी समस्या है। अक्सर ऐसा होता है कि देश में जनता से लूटे गए धन का दूसरे देशों में हवाला और अन्य माध्यमों से भेजा जाता है। इस रैकेट के तार नशीले पदार्थों के कारोबार, घातक हथियारों की तस्करी तथा आतंकवाद से भी जुड़े होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने उचित ही रेखांकित किया है कि भ्रष्टाचार से संसाधनों का प्रभावी उपयोग बाधित होता है, शासन में रुकावट आती है और बेहद निर्धन और हाशिए के लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भारत में इस बैठक में इस गंभीर समस्या के प्रति किसी तरह नरमी नहीं बरतने का आह्वान किया है तथा वैश्विक स्तर पर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से कमाए गए धन को पकड़ने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उद्घाटन सत्र के बाद डॉक्टर सिंह ने जानकारी दी कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 वर्षों में लगभग 180 अरब डॉलर की भ्रष्ट कमाई को पकड़ा है। इन मामलों में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके द्वारा लगभग 272 अरब डॉलर की लूट किए जाने का अनुमान है। वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष कानून भी बनाया था। जो भ्रष्ट लोग बाहर भाग जाते हैं या अवैध कमाई को भेज देते हैं, उन्हें पकड़ना या उनकी ठीक से जांच एवं पूछताछ करना इसलिए मुश्किल होता है कि हर देश के कानून अलग अलग हैं। कई बार एजेंसियां या पुलिस तंत्र का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। अपराधी कानूनी कमियों का फायदा भी उठाते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक में इन चुनौतियों पर विचार किया गया है। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समझ बनने लगी है कि कानूनी पहलुओं पर आपसी सहयोग बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार, वस्तुओं और लोगों की तस्करी, नशे, आतंक आदि से कमोवेश सभी प्रभावित होने लगे हैं। परस्पर सहयोग बढ़ने से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कराधान प्रतिष्ठानों को भी लाभ मिलेगा तथा वैश्विक विकास को भी गति मिलेगी। अगला विषय है परंपरागत कृषि में आधुनिक तकनीक का समावेश। परंपरागत कृषि में आधुनिक तकनीक का समावेश। यह आलेख लिखे हैं पद्मश्री अशोक भगत, जो सचिव विकास भारती विशुनपुर के हैं। दुनिया में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वहां गर्मी का एहसास होने लगा है। जहां भीषण गर्मी होती थी, वहां ठंड बढ़ने लगी है। रेगिस्तान में बाढ़ आ रहे हैं और जहां साल भर बारिश होती थी, वहां लोग पानी के लिए तरसने लगे हैं। इस परिवर्तन से दुनिया बदल जाएगी और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा। इस परिवर्तन को देखते हुए दुनिया के समझदार देशों ने तो अभी से योजना बनाना शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर जलवायु परिवर्तन के खतरे समाधान का ही एक प्रयोग है। फिलहाल भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। उसको खिलाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त अनाज भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम परिवर्तन हमारे अन्न उत्पादन पर भी असर डालेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने कम उत्पादन की आशंका जताई है। इसके लिए भारत सरकार ने जहां मोटे अनाज को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया है,
वहीं देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। विगत दिनों अनानास कृषि तकनीक को लेकर कृषि विज्ञान केंद्रों में सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये केंद्र कार्यालयों का आयोजन भी कर रहे हैं, जिनमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम में व्यापक परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन को लेकर हमें अपनी कृषि तकनीक बदलनी होगी। इस बदलाव के लिए इन केंद्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में रबी, खरीफ और गर्मा फसलों के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किए गए हैं। इस प्रयोग को अखिल भारतीय रूप प्रदान किया गया है। देश के लगभग हर जिले में एक से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन केंद्रों की संख्या 721 है। इन केंद्रों ने सबसे पहला काम लिया है मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। इनका दूसरा बड़ा काम बिना जुताई खेती को बढ़ावा देना। तीसरा प्राथमिकता सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक एवं मशीनी प्रयोग को सीमित करना है। जानकारी में रहे कि मोटे अनाज के उत्पादन में सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। मानव और अन्य श्रम की भी कम ही उपयोग में लाया जाता है। चूँकि ऐसा अनाज सामान्य व पारंपरिक हैं, इसलिए इसके उत्पादन में उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी कम होता है। खरीफ में धान की खेती के लिए अमूमन कादो कर रोपाई की परिपाटी रही है। अब इसे बदलने का प्रयास हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने सीधे बुआई की तकनीक विकसित कर ली है। हालांकि बाढ़ वाले क्षेत्रों में पहले भी इस प्रकार से धान की बुआई होती थी, पर उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता था। लेकिन अब कृषि तकनीक में सुधार और वैज्ञानिक पद्धति ने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। सरसों और अलसी आदि की खेती के लिए भी किसानों को खेतों की जुताई करनी होती थी, लेकिन अब बिना जुताई की खेती संभव है। इसलिए थोड़े अन्य तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और यह उत्पादन भी बढ़िया दे रहा है। इस तकनीक से मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों की कार्यशाला और कृषि वैज्ञानिकों के सेमिनार के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में कृषि की नई तकनीक और नए प्रकार की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। अभी तक गेहूं की बुआई का आदर्श समय 15 नवंबर के आसपास माना जाता था, पर मौसम परिवर्तन के कारण इस समय में बुआई का दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने नए प्रकार के गेहूं के प्रभेद को विकसित किया है, जिसका नाम HD 2967 है। इस प्रभेद के उत्पादन में ना तो पछुआ हवा का प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई अन्य समस्या आ रही है। गर्मा फसल को बढ़ावा देने की योजना भी बनी है। जानकारी में रहे कि मूंग एक ऐसा दलहन है जो न केवल गर्मी बर्दाश्त करता है, अपितु मौसम जितना गर्म होता है उत्पादन भी अधिक होता है। मूंग उत्पादन पर जोर देने की योजना बनी है। उत्तर भारत में पहले से दो फसलीय रबी की खेती होती रही है। यहाँ अधिकतर किसान आलू के साथ मक्के की भी फसल लगाते हैं। ऐसी खेती को अखिल भारतीय स्तर पर प्रोत्साहन देने की योजना है। दुनिया में बदल रहे मौसम के प्रभाव से खेती को बचाने के लिए भारत समेत विभिन्न देश अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। भारत में हो रहे प्रयास का अग्रदूत कृषि विज्ञान केंद्र बन रहे हैं। बदलती कृषि तकनीक के प्रचार और किसानों को जागरूक करने में इन केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो रही है। यदि भारत की खेती किसानों को बचाना है तो हमें न केवल पारंपरिक
की ओर मुड़ना होगा, अपितु उसमें आधुनिक तकनीक को भी जोड़ना पड़ेगा। हमारे कृषि विज्ञान देर से ही सही पर अब समझ गए हैं। हमारे कृषि विज्ञानी देर से ही सही पर अब समझ गए हैं। अगला आलेख है देश दुनिया से। रिएक्टरों के परिचालन में जल्दबाजी न करें सरकार। रिएक्टरों के परिचालन में जल्दबाजी न करें सरकार। जापान के हालिया घटनाक्रम परमाणु विनियमन प्राधिकरण यानी NRA की स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं। क्या किसीदा सरकार नियामक निकाय के अधिकार और महत्व को पूरी तरह समझती है, जिसकी स्थापना फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना से सीख लेने के बाद 2012 में हुई थी। सरकार को परमाणु ऊर्जा उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए परमाणु निगरानी संस्था पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सरकार की योजना वर्तमान संसद सत्र में 60 वर्ष से अधिक पुराने परमाणु रिएक्टरों के परिचालन से संबंधित एक संशोधन विधेयक लाने की है। इन परमाणु रिएक्टरों को परिचालन की अनुमति देने के लिए NRA के अधिकार क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा मानकों सहित अनेक मौजूदा संस्थागत प्रणालियों को बदलना पड़ेगा। इसी कारण बीते महीने नियामकों निकाय ने नियमों के एक नए संबंधित सेट पर काम करना शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि ऐसा करने के लिए निगरानी निकाय के 5 आयुक्तों में से एक ने आपत्ति जताई थी, जबकि निर्णय से सहमति जताने वाले एक आयुक्त का कहना है कि इस मामले में NRA पर जल्दबाजी में चर्चा करने का दबाव डाला गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने केंद्रीय मंत्रियों को इस नीति के उद्देश्य पर सावधानीपूर्वक स्पष्टीकरण देने, नए सुरक्षा नियमों को ठोस बनाने और उपयुक्त सुरक्षा जांच के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थागत व्यवस्था विकसित करने का आदेश दिया। सरकार आलोचना पर रोक के लिए इस बात पर जोर दे रही है कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर काम कर रही है। प्रश्न है कि यदि किशिदा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा है, तो उसे परमाणु रिएक्टरों की परिचालन अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे अपने द्वारा निर्धारित समयावधि को प्राथमिकता देना बंद करना चाहिए। साथ ही NRA में पूरी तरह से चर्चा हो जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगला आलेख है आपके पत्र से। विषय है शहरों पर बढ़ा आबादी का बोझ। शहरों पर बढ़ा आबादी का बोझ। यह लिखे हिमांशु शेखर केसपा गया से हैं। भारत गांव का देश है, इसलिए शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी एवं रोजगार के अवसर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन जारी है। शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे को बचाना चुनौती है। इससे शहरों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शहरों के आवास, जल जमाव, गंदगी और प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में कई शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना होगा। अगला आलेख है टैक्स फ्री होना चाहिए आटा व डाटा। टैक्स फ्री होना चाहिए आटा व डाटा। आटा हो या डाटा, दोनों की कीमतें में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है।
हाल के दिनों में गेहूं की कीमतें में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आटा की कीमत 40 रुपये किलो हो गई है। इससे गरीबों की थाली में रोटी गायब हो गई है। इसी तरह हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया है, लेकिन जिस डाटा से मोबाइल चलता है वह भी महंगा हो गया है। इसलिए दोनों चीज़ों को टैक्स से मुक्त कर देना चाहिए। इससे सभी लोगों को लाभ होगा, क्योंकि सभी तबकों के पास मोबाइल है। यह आलेख लिखे हैं मिथिलेश कुमार जी, भागलपुर से हैं। अगला आलेख है अजय बंगा। अजय बंगा, सेंट स्टीफेंस से विश्व बैंक तक। यह आलेख लिखे हैं विवेक शुक्ला, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय बंगा उस विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिसके 189 सदस्य देश हैं तथा जिसमें 170 देशों के नागरिक संसार के 130 शहरों में काम कर रहे हैं। बंगा की उपलब्धि पर भारतीयों की प्रसन्नता स्वाभाविक है। बंगा को एक श्रेष्ठ नागरिक और उच्च कोटि का पेशेवर बनाने में गांधी जी के करीबी सहयोगी दीनबंधु CF एंड्रयूज की भूमिका को भी याद किया जाना चाहिए। एंड्रयूज ने दिल्ली के उस सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाया और उसे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के रूप में खड़ा किया, जहां से अजय बंगा ने अर्थशास्त्र में 1979 में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक की पढ़ाई की थी। यहाँ की दीवारों पर गांधी जी और एंड्रयूज के चित्र टंगे हैं। इस कॉलेज की स्थापना दिल्ली के ब्रदरहुड ऑफ द एसेंडेंट क्राइस्ट द्वारा 1877 में हुई थी। यहाँ सैकड़ों नामवर शख्सियतें पढ़ चुकी हैं। एंड्रयूज ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी भारत की आज़ादी के प्रबल पक्षधर थे। शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना एंड्रयूज के आश्रम में ही हुई थी। गुरुदेव टैगोर की कुची से बना उनका एक चित्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में लगा हुआ है। वहां पर लगे एक अन्य चित्र में गांधी जी यहाँ के छात्रों तथा अध्यापकों के साथ बैठे हैं। जाहिर है अजय बंगा ने इस सभी चित्रों को देखा होगा। अजय बंगा पर उनके पिता हरभजन सिंह बंगा का भी असर है। वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे तथा 1962, 1965 और 1971 की जंग में लड़े थे। अजय बंगा बड़े मनविंदर बंगा भी कॉरपोरेट संसार महत्वपूर्ण नाम रहे हैं। वे यूनिलीवर के चेयरमैन रहे हैं। वे IIT दिल्ली और IIM के टॉपर हैं। अजय बंगा को बेहद आक्रामक पर मानवीय CEO माना जाता है। उनके कुशल नेतृत्व के चलते उनकी कंपनियों ने बुलंदियों को छुआ। वे एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके नेतृत्व में मास्टर कार्ड कंपनी मोबाइल पेमेंट के क्षेत्र में पहले पायदान पर पहुंची। बंगा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी के अलावा गुजराती भी बोल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली अमेरिका यात्रा में समय फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO उनसे मिले थे। उसमें अजय बंगा भी थे। बंगा को बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी व्यापार नीति से जुड़ी सलाहकार टीम में लिया था। अब वे विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आशा है कि उनकी सलाह से सदस्य देशों को लाभ होगा। भारत चाहेगा कि अजय बंगा विश्व के अध्यक्ष के रूप में उन देशों के लिए विशेष योजनाएं लाएं जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। अगला विषय है विवेक और विश्वास। विवेक और विश्वास।
जब समय की धारा विपरीत होकर बहती है उसे बुरा वक्त कहते हैं। उन क्षणों में अगर मनुष्य का विवेक और विश्वास दोनों खो जाए तो इंसान मुसीबत में धंसता चला जाता है। विवेक और विश्वास ऐसी मानवीय शक्ति हैं जिनके डगमगाने से मुश्किलें घटने की वजह बढ़ती जाती हैं। ऐसे समय अच्छा करने का प्रयास भी विफल हो जाता है। विचार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। समझदार होते हुए भी आदमी नासमझ जैसा बर्ताव करने लगता है। सारी जानकारी होते हुए भी अनजान लोगों से विचार विमर्श करने लगता है। पर ऐसे समय उसकी हालात पर कोई तरस नहीं खाता। इसलिए यदि जीवन में कभी प्रतिकूल क्षणों का आगमन हो तो अपने विवेक को संभाल कर रखें और विश्वास की डोर कमज़ोर मत होने दें, क्योंकि मुसीबत के भंवर जाल में ये ही पतवार का कार्य करते हैं। विवेक का अर्थ होता है होश हवास में रहना, अपनी चैतन्यता को बनाए रखना, मस्तिष्क को शांति रखना, संयम और नियंत्रण को संयोज्य रखना और अपने गुरु तथा इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव एवं विश्वास को बनाए रखना। बुरे समय में अन्य बातों को भूलकर अच्छाई के महान कार्यों पर ज़्यादा ध्यान टिकाना चाहिए। ऐसे समय में गुरु का नाम जपते रहें, इष्ट देव की पूजा भगवान की ध्यान करते रहें, सेवा के कार्यों में संलग्न रहें और त्याग तपस्या को अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। महान पुरुषों के जीवन चरित्रों का स्वाध्याय करें, पर अपने उत्तरदायित्व कर्तव्यपरायणता से कभी विमुख न हो। कर्म के उपासक बने रहें। आपकी यह साधना एक दिन अवश्य रंग लाएगी। आपके विवेक और गुरु चरणों के प्रति विश्वास के प्रभाव से बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाएगा। पुण्य कर्म भी इंसान को मुसीबत से बचाते हैं, किंतु मुसीबत में मन अधीर हो जाता है, रुदन करने लगता है। ऐसी स्थिति में हृदय से भगवान की प्रार्थना करें, अपनी भावनाओं को पवित्र बनाएं, अपनी बुद्धि द्वारा मन को समझाएं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विश्वास तोड़ सकता है, परंतु ईश्वर कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ता। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभाव समाप्त होता है।